ये हम पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। और जो आपको मेजर टेस्ट में भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं आए तो मुझे बता देना, आप वो भी क्वेश्चन पूछ लेना। ओके सर। टेस्ट का सबसे बड़ा पर्पस वही होता है, एक तो मार्क्स लाना पर्पस है ही, सेकंड पर्पस जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए नेक्स्ट क्लास में उसका भी बता देना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ तो बता दीजिए, तो मेरे लिए तो 1 मिनट में बता दूंगा मैं उसे। तो अगले बार जब सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पे आ गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मैकेनिक्स, राइट। देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, हम वैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, है ना, कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, है ना। सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ही आता है ना, कि सेंटर ऑफ मास तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसके मास को एक पॉइंट में कंसेंट्रेट करेंगे तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब आप बात करना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के रोटेशन की, है ना। तो सिंपल सा ऐसा है कि देखो अब हम आ जाते हैं कि सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि कोई रिजिड बॉडी क्या होगी, कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। क्योंकि जो भी हम बॉडी की बात करेंगे ना, पहली बार हम ना किसी पॉइंट पार्टिकल से बॉडी के ऊपर आए। जैसे अब तक हम क्या करते थे, मान लो कोई कार भी है तो कार को भी एज ए पॉइंट मास से ट्रीट कर लेते थे, तो सब चीज को हम पार्टिकल बना देते थे, है ना। कि अब तक हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो यही तो था कि जो भी चीज होगी वो पार्टिकल है, कार भी पार्टिकल है, ब्लॉक भी पार्टिकल है, मैन भी पार्टिकल है, हर चीज को साइज बहुत छोटा कर देते थे। अब लेकिन हम छोटा नहीं करेंगे, उसके साइज के ऊपर मैटर हो जाएगा, तो उसी को रिजिड बॉडी की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी एक ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, कि जब भी आप बात करोगे रिजिड बॉडी की, रिजिड बॉडी एक ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें कि किसी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होता है ना। कि जब भी हम रिजिड बॉडी को डिफाइन करेंगे तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि रिजिड बॉडी, है ना, इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, है ना, इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल, between any two particles, है ना, डू नॉट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, कि टाइम के साथ ये चेंज नहीं होता है ना। रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स डू नॉट चेंज विथ टाइम, है ना। बहुत ज्यादा मैं एनिमेशंस वगैरह आपको नहीं दिखाता, वो टाइम वेस्ट बहुत होता है उसमें, है ना। अदरवाइज तो क्या एनिमेशंस वगैरह ही बहुत होते हैं इसके, वो तो यूट्यूब में है ही, जब मर्जी आप देख लो, है ना। कि जब भी आपको इस चीज का देखना है तो यूट्यूब में सर्च मारो, 1,000 एनिमेशन मिलेंगे, लेकिन क्या होता है ना, वैसा कुछ चीजें नीट में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो टाइम बड़ा चला जाता है उसमें। इससे अच्छा एकदम टू द पॉइंट जो थ्योरी है हम वो पढ़ते हैं, है ना। तो रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पार्टिकल डू नॉट चेंज विद टाइम। तो कोई भी अगर रिजिड बॉडी होगी इस तरह से किसी भी शेप की, तो इसकी प्रॉपर्टी यही तो हो जाएगा कि कहीं भी रहे, अगर दो पार्टिकल हम ले लें तो इसके बीच का कोई भी आर सेपरेशन है वो चेंज नहीं होगा ना, अगर रिजिड बॉडी है तो, है ना। किसी भी दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन जो होगा, दिस विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। जो भी सेपरेशन आर हो, आर डैश हो, वो चेंज नहीं होता है। तो अब आपको जो बात करनी है, अब तक हम पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे रिजिड बॉडी के बारे में, है ना। तो कोई भी रिजिड बॉडी होगी तो इसके दो तरह के मोशन हो सकते हैं या तीन तरह के हो सकते हैं इनफैक्ट। कि कोई भी रिजिड बॉडी की अगर मोशन की हम बात करें, कि इफ आई टॉक अबाउट द व्हाट इज द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, कोई भी अगर रिजिड बॉडी है इसके अगर मोशन की अगर हम बात करें, तो पहले तरह का इसका जो मोशन होगा ना, वो हो जाएगा ट्रांसलेशन मोशन, है ना। कि पहले तरह का मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें तो पहले तरह का जो मोशन होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन मोशन, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। अभी तक जो भी हम मोशन पढ़ रहे थे वो ट्रांसलेशन मोशन ही तो पढ़ रहे थे, है ना। कि रिजिड बॉडी के मोशन में पहले तरह का मोशन ट्रांसलेशन हो जाएगा। ट्रांसलेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि सारे पार्टिकल की वेलोसिटी किसी गिवन टाइम पे सेम होगी, है ना। ट्रांसलेशन मोशन तब होता है, उसको बोलते हैं इफ ऑल पार्टिकल्स, है ना, विल हैव सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी,
एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब सारे पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सेम होती है तो उसको हम ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन मोशन का जस्ट मतलब ये हो गया है ना कि भाई यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी अगर ये v है तो कहीं भी पार्टिकल ले लें सबकी वेलोसिटी सेम होगी। तो जब सबकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होती है तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका ट्रांसलेशन मोशन। तो मोशन ऑफ द बॉडी में पहला मोशन आपका ट्रांसलेशन हो गया, राइट। अब हम आ जाते हैं रोटेशन के ऊपर, है ना। तो सेकंड तरह का मोशन होता है प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, है ना। कि पहला सेकंड रोटेशन पढ़ते हैं प्योर रोटेशन, है ना, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, कि भाई किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन की हम बात कर रहे हैं कि प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। और तीसरा हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तीसरा क्या हो जाएगा, इसलिए आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। एंड रोटेशन, कि तीसरा जो चीज होगी दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। कि ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन तो हम पढ़ चुके हैं, पहले हम पढ़ेंगे प्योर रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, और दूसरा हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो मैं अभी सेकंड पे कंसंट्रेट करूंगा कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज द प्योर रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, है ना। देख लो आप इसे। ठीक है, ये आपका गया। तो आपको जो सबसे पहले हम टॉपिक ये बाद में पढ़ेंगे, थर्ड जो है दैट इज द प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, है ना। कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेसिकली आपका प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, है ना। कि भाई किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हम बात करते हैं बेसिकली आपके प्योर रोटेशन की, है ना। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि बॉडी इज सेट टू बी इन प्योर रोटेशन। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करोगे कि भाई प्योर रोटेशन जो मोशन होता है ये होता क्या है। तो यहाँ पे जस्ट आपका आ जाएगा ए बॉडी इज सेट टू बी इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन if every particle of the body moves in a circle, and center of all such circles, all circle lies on a straight line. A straight line called axis of rotation. है ना कि भाई ये हो जाएगा बॉडी इज सेट टू बी इन प्योर रोटेशन इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्किल एंड सेंटर ऑफ ऑल सर्किल्स लाइज इन ऑन स्ट्रेट लाइन, उसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो जो आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे ना उसमें एक ही पार्टिकल की हम एक प्लेन में बात करते थे, इसमें बहुत सारे पार्टिकल मूव करेंगे, ये तो डिफरेंस है दोनों में। उसमें तो एक ही पार्टिकल एक पर्टिकुलर प्लेन में मूव करता था, अब इसमें क्या हो गया, पूरी रिजिड बॉडी रोटेट करेगी। कि किसी भी शेप की अगर मैं रिजिड बॉडी ले लूं और अगर ये रोटेट कर रही है, ये अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, कि अगर ये रिजिड बॉडी है और ये मैंने जस्ट आपके इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लिया कि दिस इज सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। किसी भी शेप की रिजिड बॉडी है, रेगुलर कुछ भी हो सकता है, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है।
तो अगर किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट करेगी तो कोई भी पार्टिकल मैं आइडेंटिफाई करूं, एक सर्कुलर मोशन में तो होगा, है ना। इस तरह से कोई भी पार्टिकल अगर हम ले लें, उसकी मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, कहीं भी आप आइडेंटिफाई कर लो, है ना। और सारे जो सर्कुलर मोशन होंगे उसकी रेडियस अलग हो सकती है, रिवॉल्विंग पार्टिकल की स्पीड अलग हो सकती है, ये सबकी स्पीड थोड़ी सेम होगी, है ना। इसमें भी तो वही फॉर्मूला होगा, वी इक्वल टू ओमेगा आर। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो हम लिखेंगे कि जो लीनियर वेलोसिटी होगी वी इक्वल टू ओमेगा आर होगी। तो अगर आर अलग अलग है तो सबकी वी भी अलग अलग होगी, लेकिन सेंटर जो सबका है ना वो एक ही एक्सिस पे लाई करेगा, सर्किल का सेंटर। और इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमेशा प्योर रोटेशन के लिए किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डिफाइन होगा ये, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप देखो ये मतलब अगर हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स की बात करें तो ये तो सर्कुलर मोशन जैसा ही हो जाएगा, है ना। कि इफ आई टॉक अबाउट द रोटेशनल मोशन काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन काइनेमेटिक्स, तो इसमें तो कोई ऐसी नई चीज है नहीं कि भाई किसी भी एक को आप आइडेंटिफाई कर लोगे ऐसे कि आपने क्या किया कि वो रिजिड बॉडी है ना, तो इसमें ऑब्वियसली बात है किसी एक सर्किल को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसी के तो हम बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं ना। इसमें तो सारे सर्किल, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, सब सर्कुलर मोशन में होंगे, लेकिन आप किसी एक सर्कुलर को कर लो, है ना। तो अगर ये आपने कोई डिफाइन कर लिया कि ये सर्किल परफॉर्म कर रहा है ऐसे, है ना, कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली आपका एक कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। तो इसका इसका कुछ सेंटर के अबाउट ओमेगा हो सकता है कि ओमेगा चेंज हो रहा होगा तो इसका कुछ अल्फा भी हो सकता है ना। किसका सेंटर के अबाउट क्या हो सकता है, बेसिकली आपका कुछ अल्फा भी हो सकता है ना। और अगर इसकी रेडियस आर है तो हम सेम रिलेशन लिख सकते हैं कि भाई वी इक्वल टू जो होगा वो ओमेगा आर होगा, है ना। टेंजेंशियल एक्सलेशन इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा, है ना। जो टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा आर के, है ना। ऐसे तो हो जाएगा कि इस पार्टिकल की कुछ आपकी वी भी होगी, और हो सकता है कुछ टेंजेंशियल एक्सलेशन भी हो, तो वी इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सलेशन इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा। और अगर इफ अल्फा इज कांस्टेंट, कि अगर इसमें अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है तो वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, कि हम यहाँ पे जस्ट आपका यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वी कैन सिंपल राइट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाँ। और आपका थर्ड आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आ गई, है ना। तो जस्ट आपने रोटेशनल मोशन काइनेमेटिक्स में ये चीजें जाननी है ना, कि रोटेशनल मोशन काइनेमेटिक्स में ये सारी चीजें आपको जाननी है ना, कि दिस इज योर रोटेशनल मोशन काइनेमेटिक्स, है ना। ये आपका जाएगा इस तरह से, राइट। लिख लो आप इसे, ये आपका आ गया, है ना। तो इसमें तो कोई नया चीज नहीं है, मेन चीज आता है जब इस रिजिड बॉडी की आप काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो वहीं से मेन ये चैप्टर शुरू होता है। तो इसमें तो यह है कि सारे पार्टिकल किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम ये चीज, कि कोई भी पार्टिकल आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी आर पता होगी तो ये सारी चीजें हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे सर्कुलर मोशन का ही कॉम्बिनेशन ही तो है ये, तो सर्कुलर मोशन की काइनेटिक्स एज यूज हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये आपका तो यहाँ पे लिख लिया। अब हम आ जाते हैं, मेन चीज है जब इस रिजिड बॉडी की हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वहीं पे आ जाता है कि जो इस रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, है ना। तो रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालोगे तो जस्ट आपका इस तरह से हो जाएगा कि ये कोई आपकी रिजिड बॉडी है ना, और कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन आप डिफाइन कर दो, है ना। अब प्रॉब्लम ये है ना कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो 1/mv स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें
एक तो वी हर चीज का अलग अलग होगा ना, भाई ओमेगा तो सारे पार्टिकल का सेम होगा, कि कोई भी पार्टिकल मैं यहाँ पे ले लूँ, ऑल पार्टिकल विल हैव सेम ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है, ओमेगा तो सबका सेम रहेगा, लेकिन बेस्ड ऑन द आर सबका वी डिफरेंट होगा। तो सिंपल सा में लिखेंगे ऑल पार्टिकल्स हैज सेम ओमेगा, सेम ओमेगा, है ना, बट डिफरेंट वी। इसका जो वी होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल नहीं पाएंगे। पहले तो हम एक ही पार्टिकल की बात करते थे तो आप बोलते थे आप एम स्क्वायर होगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, कि पहले हम निकालेंगे एक कोई एलिमेंट चूज कर लोगे आप यहाँ, है ना, कि एक छोटा सा पार्टिकल एलिमेंट ले लिया, इसका मास आपने डीएम ले लिया और इसकी रेडियस आपने आर ले ली। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट, वो इंटीग्रेशन वाली चीज आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंट डीके हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी हाफ डी एम इंटू वी स्क्वायर। अब आपको पता है कि वी जो है वो ओमेगा आर के इक्वल होता है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली वी तो अलग अलग है, ओमेगा ही तो कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट टर्म लाना चाहेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ से डीके की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी हाफ डी एम इंटू वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब ऐसे से बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो जब मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, कि पूरी रोटेटिंग रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इसी चीज को इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। तो इंटीग्रेशन में आपको पता है हाफ ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, क्या चीज इंटीग्रेट हो जाएगी, आर स्क्वायर डी। यहीं से सब मेन कंसेप्ट शुरू हो गया कि जब आपने इस रिजिड बॉडी जिसमें कि बहुत सारे पार्टिकल्स थे उसकी जब आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली तो ये चीज आ गई। तो हमेशा हम ना सिमेट्री फिजिक्स में सर्च करते हैं, भाई चीजें सिमेट्रिकल होना चाहिए, फिजिक्स का वन ऑफ द एम ही सिमेट्री है। तो हम सिमेट्री सर्च करने की यहाँ पे क्या करते हैं, इसलिए आपकी कोशिश करते हैं, है ना, कि सिमेट्री सर्च करेंगे हम इसमें। तो जब आप सिमेट्री सर्च करोगे इसे, तो सिमेट्रिकल आर्गुमेंट से क्या हो जाएगा कि जैसे आप लिखते हो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि हाफ एम वी स्क्वायर कन्वर्ट हो गया हाफ समथिंग, वी की जगह पे आपने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो इसमें तो कुछ नहीं दिक्कत है कि भाई वी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो हाफ भी सेम है, वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये टर्म जो है ना इक्वलेंट टू मास आ गया कोई, है ना, कि ये जो टर्म है ना, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर में मास होता था, मास की जगह पे ये टर्म आ गया कि दिस टर्म इज इक्वलेंट टू द मास, इक्वलेंट टू मास, है ना। ये जो मास ट्रांसलेशन मोशन में लिखते थे उसका इक्वलेंट टर्म यहाँ पे आ गया, तो क्या बोलते हैं हम इसको, जो मास के इक्वलेंट टर्म आ जाता है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे किसी भी बॉडी का इनर्शिया क्या होता है, अगर मैं बात करूंगा ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशनल मोशन में, है ना, मास इज इनर्शिया, मास इज इनर्शिया, है ना, कि मास ही तो इनर्शिया होता है। तो वैसे रोटेशनल मोशन में उसका इक्वलेंट जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन का जो इनर्शिया होता है, रोटेशनल मोशन में उसका जो इक्वलेंट टर्म होता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब यही सेम चीज आ गई कि सिमेट्री आर्गुमेंट आपका सेटिस्फाई हो गया। अब जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी आप ये लिख लोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आई जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, बेसिकली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अबाउट ए गिवन एक्सिस, है ना। तो जैसे ट्रांसलेशन में आप हाफ एम वी स्क्वायर लिखते थे, वी की जगह पे आपका ओमेगा आ गया, मास की जगह पे आई आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मास की जगह पे क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है ये भी आपने लिख लिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी। और इंटीग्रेशन का मतलब सम भी होता है। तो अगर मैं डिस्क्रीट सिस्टम की बात करूं तो इसको हम सिग्मा एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस है तब तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे, अगर डिस्क्रीट सिस्टम होगा तो वी कैन राइट सिग्मा एम आर स्क्वायर, है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही सबसे पहले आपको पढ़ना होता है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसी भी बॉडी की हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट किस तरह से करोगे।
ठीक है, ये आपका ठीक है, ये आपका गया राइट। तो अब आपको यही सीखना है कि किसी भी बॉडी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाले कैसे। तो पहले तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट फैक्टर्स, कि भाई किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना। तो जब भी आप डिफाइन करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जस्ट ये डेफिनेशन है कि जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, है ना, ऑफ बॉडी ड्यू टू विच, है ना, it opposes the change in rotational state, it opposes the change in इस रोटेशनल स्टेट, है ना, रोटेशनल स्टेट, है ना, कि भाई जो प्रॉपर्टी होती है कि जो कि रोटेशनल स्टेट में चेंज को अपोज करती है, मतलब अगर रेस्ट पे तो रोटेट नहीं होगी, और अगर रोटेट कर रही है तो उसकी ओमेगा चेंज नहीं होगी। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि जिस बॉडी को रोटेट करना जितना टफ होगा उतना ही ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इनर्शिया रेजिस्टेंस से तो होता है, इट अपोजेस द चेंज इन द इस रोटेशनल स्टेट। जैसे इनर्शिया ट्रांसलेशनल स्टेट में चेंज को अपोज करता है, ये रोटेशनल स्टेट में चेंज को अपोज करता है। अब एक चीज है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास। भाई मास के ऊपर तो करते ही है, ऑन मास, and mass distribution perpendicular to axis of rotation, mass distribution perpendicular to axis of rotation, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन को डिपेंड करेगा, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस रोटेशन मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये डिपेंड करता है ना। यहाँ पे एक नोट लिख दोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, does not depends on mass distribution parallel to axis of rotation, parallel to axis of rotation, है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के ऊपर, है ना। तो याद रखना कि पैरेलल कुछ भी चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले तो एक्सिस बनानी पड़ेगी, कि भाई इस एक्सिस के बाद कोई पॉइंट मास ही ले लो आप, है ना, कि इस तरह से अगर कोई पॉइंट मास है, कि अगर यहाँ पे कोई इस तरह से पॉइंट मास है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, तो अगर इस पॉइंट का मास m है और इसकी रेडियस ही r है ना, तो मैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिख दूंगा
कि हमारा स्क्वायर एक ही है तो एक ही हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा तो सबको सम कर देते है ना। तो आर इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो है कि आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि आर जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, बेसिकली आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो आपने सिग्मा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर पुट कर दिया, और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया आपका ऐसे, है ना। तो अब इसमें मैं अगर ऐसा करूं कि इस मास को यहां से एक्सिस के पैरेलल यहां कर दूं, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज आएगा? नहीं, है ना। कि इधर से अगर हम इधर भी ले जाएं इस पॉइंट मास को, तो भी अनचेंज रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पैरेलल जितना मर्जी शिफ्ट करते रहो एक्सिस के। हाँ, अगर हम इस मास को इधर ले जाएंगे, कि अगर एक्सिस है और मास को अगर हम दूर ले जाएंगे एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, है ना। कि जितना मास दूर जाता जाएगा एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दो, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो सिंपल सर, अगर हम इसको दूर ले जाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, क्योंकि हम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस दूर ले जा रहे हैं, इसलिए चेंज होता है। पैरेलल जितना मर्जी आप लेते जाओ, है ना। पास ले जाएंगे तो इंक्रीज डिक्रीज होगा, है ना। और अगर मान लो ये कोई पॉइंट मास अगर एक्सिस पे रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जीरो। जी, Zero. है ना। कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा इफ प्लेस्ड ऑन एक्सिस, इफ पॉइंट मास प्लेस्ड ऑन एक्सिस, कि अगर ये एक्सिस पे रखा हुआ है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसलिए आपकी जीरो होगी, है ना। तो आपका आ जाएगा कि अगर एक्सिस पे रखा हुआ तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसलिए आपकी जीरो हो जाएगी, है ना। तो आप ध्यान रखना। जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई रॉड है ना, बड़ा इसको पूछते हैं कि इस तरह से अगर कोई एक्सिस है और एक्सिस के पैरेलल एक थिन रॉड रखी हुई है ऐसे, इस तरह से एक्सिस के पैरेलल एक थिन रॉड है ना। इस रॉड की लेंथ जो है, ये डिस्टेंस आपकी आर है, और इस रॉड का मास एम है, और इसकी जो लेंथ है वो एल है। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका? अगर एक थिन रॉड एक्सिस के पैरेलल रखी हुई है, व्हाट शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर होगा। भाई थिन रॉड को कंप्रेस कर दोगे, जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो एक्सिस के पैरेलली तो मास चेंज कर रहे हो, तो कंप्रेस करके इसको पॉइंट मास बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब थिन रॉड का वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्सिस के अगर पैरेलल प्लेस्ड है तो, जो एक पॉइंट मास का होता है। तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर स्क्वायर ही होगा। कोई भी अगर थिन रॉड एक्सिस के पैरेलल प्लेस्ड है तो उसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होता है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, है ना। इसका भी क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आपका एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जाएगा, राइट। तो वही बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा सा मतलब मैंने सबको समझा दिया है। इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है, ये आपका गैस। ठीक है, ये आपका गैस है। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Calculation of moment of inertia of a system of particle, of a system of particle, है ना। तो आपको पता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमेशा दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, है ना, कि डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट सिस्टम में तो एकदम आसान है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कि भाई बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और ये अलग अलग डिस्टेंस पे रखे होंगे। तो इसका मास सपोज आपका m1 है, एक दूसरा आ गया, इसका मास आपका m2 हो गया, एक तीसरा आ गया m3 हो गया। सबके आपको डिस्टेंस दी हुई है, ये r1 है, ये r2 है, ये आपका r3 हो गया, है ना। तो इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम, तो सिंपल सा हम ये लिख लेंगे भाई ये आपका हो जाएगा सिग्मा mr स्क्वायर, और सिग्मा mr स्क्वायर का मतलब हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पता है तो डिस्क्रीट सिस्टम का तो बहुत इजी निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस सिस्टम को निकालोगे तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूंगा कंटिन्यूअस सिस्टम की, है ना, कि इफ आई टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस सिस्टम, तो कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या करना पड़ेगा मुझे, बेसिकली आपका इंटीग्रेट, कि कोई भी अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ना, अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो जो कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा इसमें आप एक एलिमेंट चूज कर लोगे, है ना, और पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेंगे, और ऐसे से बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इंटीग्रेट करके आ जाएगा आर स्क्वायर डी एम। पहले एलिमेंट का निकालेंगे फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, कोई अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है तो पहले तो मैं डिस्क्रीट सिस्टम के एक आध क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस पे आते हैं। कंटिन्यूअस में तो फिर बहुत सारे डेरिवेशन हैं, तो मेनली उसमें डेरिवेशन ही करने हैं आपने। ठीक है, क्या आप करिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं बेस्ड ऑन द डिस्क्रीट सिस्टम, फिर वो डेरिवेशन सारे कर लेंगे। हाँ, गो फॉर दिस क्वेश्चन।
ये चलो बताओ इसका क्या रहा आंसर। ये तो आ जाना चाहिए आपको। तो बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे निकालें? रिजॉल्व करके निकाल लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए का कंपोनेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, यस। तो उससे निकाल लो डिस्टेंस। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एंगल तो पता ही है आपको, तो ए का कंपोनेंट ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये आ रहा है क्या नव्या, चेक करता हूँ मैं। देखो कुछ नहीं था, जस्ट फॉर्मूला लिख लो पहले तो। फॉर्मूला होता है आई की वैल्यू होती है सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो इसमें तीन पार्टिकल है तो तीनों का ऐड करना पड़ेगा मुझे। मैं पहले पार्टिकल को लेता हूँ, तो पहला पार्टिकल तो एक्सिस पे रखा हुआ है, तो अगर इसका मास कुछ एम है भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी। तो जो एक्सिस पे रखा होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो जाता है। प्लस दूसरा पार्टिकल आपको बताया कि साइड लेंथ इसकी ए है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो जाएगी, तो दूसरे का एम ए स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब आपको इस डिस्टेंस से मतलब नहीं है कि इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी। एक्सिस को आगे पीछे कहीं ले जाओ, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होगा इसमें, है ना, ये वाला एंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई यहां से अगर हम ऐसा ले जाएं तो ये डिस्टेंस बाइसेक्ट तो करेगा इसको, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी ए बाई टू हो जाएगी। रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहां से अगर एक लाइन खींचे तो ए बाई टू होगा,
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में a/2 हो जाएगी। तो जो तीसरा मास था वो m a/2 का स्क्वायर आ गया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पहला तो एक्सिस पर था तो 0 हो गया, दूसरे का m स्क्वायर हो गया, तीसरा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली सॉल्व अगर हम करें तो ये 5m²/4 हो जाएगा। तो 5m²/4 का मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ये आपका गेस। तो 5/4m² आ जाएगा इसका आंसर, है ना। बाकी करेंगे हम, बाकी तो अभी नहीं पढ़ा हमने, है ना। तो ये हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये आपका गेस तरह। इसके बाद हम आते हैं, जो नेक्स्ट चीज है आपकी डिस्क्रीट सिस्टम का निकालते हैं, है ना, कि वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क्रीट सिस्टम, है ना। कि डिस्क्रीट सिस्टम में कुछ फॉर्मूले के डेरिवेशंस हैं, तो फ्यू डेरिवेशंस आपको इंटीग्रेट करके करने पड़ते हैं। कंटिन्यूस सिस्टम की, डिस्क्रीट का तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, है ना, कि कुछ डेरिवेशंस आपको आने चाहिए। बाद में उसके फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन में सबसे पहले हम फॉर्मूला निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड। अब ऐसे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकता। मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का निकालो, आपको बताना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ है वो थिन रॉड, एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे रखा हुआ है। थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस, about an axis, passes through its center, है ना, its center and perpendicular to rod। ये रॉड के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास हो रहा है, डायरेक्टली मतलब जस्ट आपका ये हो गया कि इस तरह से कोई रॉड है, थिन रॉड है, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं होती है, और एक एक्सेस जो हम ले रहे हैं वो एक्सेस जो है इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रही है, इस एक्सेस के बाद। क्या अगर इस एक्सेस के बाद इसका रोटेट करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो इसमें वही हो जाएगा जो मैंने स्टेप सेंटर ऑफ मास में लिया था, कि सबसे पहले हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। एलिमेंट सेलेक्ट करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो एलिमेंट तो आपका ये हो जाएगा कि किसी एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट होगा जिसकी की विड्थ आपकी dx हो जाएगी, और उस एलिमेंट की जो मास होगी वो dm हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो di की वैल्यू हो जाएगी dm इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। इस पूरे रॉड का लेंथ l है, पूरे रॉड का लेंथ कितना है बेसिकली आपका l है ना। तो ये तो इसका हो गया। अब ऐसे से बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर dm आ गया। अब ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, dm को भी चेंज करना पड़ेगा, तो यूनिटरी मेथड। अगर x का l लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, तो जो dx लेंथ का मास होगा वो m/l इंटू dx हो जाएगा, और यही चीज आपकी dm हो जाएगी, है ना। इंटीग्रेट मेथड मैंने यूज कर लिया, तो dm की जगह पे इसको पुट कर दो यहाँ पे, ये वाले टर्म को। तो अल्टीमेटली i की जो वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर m/l इंटू dx हो गया। अब इसमें m/l बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब x की लिमिट क्या होगी, तो बता सकता है क्या।
एक्स की हम क्या लिमिट लेंगे? और एक्स एल एक्स माइनस एक्स। नहीं, एक्स के लिए एक्स हमने चूज किया है एक्सिस से राइटवर्ड, तो लिमिट क्या होनी चाहिए इसकी? एक्स के अकॉर्डिंग लिमिट होती है, हमेशा ध्यान रखना, जो आप एक्स चूज करते हो। तो 0 to L। नहीं, 0 to L नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि 0 to L लोगे मतलब इधर तो L/2 ही खाली है भाई। एक्स इक्वल टू 0 तो यहाँ पे है, और जब राइटवर्ड जाएंगे तो 0 से L/2 हो जाएगा ना, तो सिर्फ एक हाफ का निकलेगा, यस सर, ओके। इधर तो जा ही नहीं पाएंगे ना। वही है कि अगर आपने राइटवर्ड L लिया है तो जब उल्टा जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे -L/2, है ना, कि भाई आपने एक्स डिफाइन किया है इस ऑरिजिन से राइटवर्ड, उसका अपोजिट कोऑर्डिनेट इस एंड का हो जाएगा -L/2, से लेके इसका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट L/2 हो जाएगा। वो ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? -L/2 से +L/2, तो इसकी लिमिट जो हो जाएगी -L/2 से +L/2 हो जाएगी, या 0 से L/2 लेके डबल कर दो, एक ही चीज होती है। 0 से L/2 लेंगे तो एक हाफ का आ जाएगा, सिमेट्रिकली दूसरा हाफ भी है, डबल हो जाएगा। लेकिन ये समझना है आपको कि आपने जो एक्स डिफाइन किया है ऑरिजिन से राइटवर्ड डिफाइन किया है, लेकिन जब हम लेफ्टवर्ड लेंगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो -L/2 हो जाएगा ना, तो रॉड -L/2 से स्टार्ट होके +L/2 तक जाएगी। अब इसको आप लिमिट पुट कर दो, तो m/L तो बाहर आ गया, यहाँ पे x³/3 आ जाएगा, है ना, और ये आपका हो जाएगा -L/2 से +L/2 तक। तो जब लिमिट पुट करोगे तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज mL²/12। ये हम याद ही रखते हैं कि किसी भी अगर रॉड के सेंटर से एक्सिस पास हो रही है परपेंडिकुलर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 होता है ना। डिराइव आपने ऐसे कर लिया, पहला फॉर्मूला आपका ये आ गया। तो mL²/1 सर। हम्म। तो वो mL²/1² है। mL², तो I इक्वल्स टू क्या है mL²/? 12 है बेटा। ओ ओके सर। 1 2, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका सीधे फॉर्मूला आप लिख लो, दिस इज mL²/12, ये आ जाएगा। इसमें लिमिट पुट करोगे आपका आ जाएगा, 3 तो है ही, 4 वाला टर्म आ जाएगा ना, तो mL²/12 आ जाएगा ये। यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के याद रखते हैं हम इसे, इसको डिराइव बार बार नहीं करेंगे, लेकिन पहली बार डिरेक्शन आना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहे mL²/12 हो गया आपका ये। है ना। इसी में अगर मैं सेकंड फॉर्मूला लिखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आप खुद निकाल सकते हो, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, है ना, अबाउट एन एक्सिस passes through its end
its end and perpendicular to it, है ना, कि एंड से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है ना, तो मतलब इस तरह से हो जाएगा सब कुछ। मतलब इस केस में भाई हम ये बोल रहे हैं कि इस तरह से है और एंड से एक्सेस पास हो रहा है। यहाँ पे आपका एक रॉड ले लो, दिस इज द रॉड, है ना, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा, क्या आप निकाल सकते हो, इस एक्सेस के अबाउट क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास एम है, लेंथ एल है, ml²। नहीं एम एल स्क्वायर नहीं होगा बेटा, आपको इंटीग्रेट तो करनी पड़ेगा ना, तो डिस्टेंस तो वेरिएबल है, तो पूरे रॉड की डिस्टेंस थोड़ी एल है, वो तो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है ना, तो एलिमेंट लेके वैसे इंटीग्रेट करेंगे, बस लिमिट चेंज होगा। तो लिमिट क्या होगा आप देखो, इसका क्या होना चाहिए, तो इसका तो 0 to L ही होगा। हाँ तो 0 to L तक इंटीग्रेट कर दो, बस सीधे तो करना है आपको। आई में आपका ये चीज तो हम निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एम बाई एल, अब लिमिट 0 to L हो जाएगा, क्या यार आपका देखो एंड के अबाउट क्या हो जाएगा, ml²/3। हाँ एम एल स्क्वायर बाई 3 आ गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट आपका एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 हो। तो ऐसा ध्यान रखना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सेंटर ऑफ मास, इसलिए किसी भी रॉड को ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाना आसान है। आप कोई भी रॉड अपने हाथ में ले लो और उसको सेंटर के अबाउट घुमाओ, इजिली घुमा लोगे ना, आप एंड के अबाउट घुमाओ बहुत टफ है ना, क्योंकि एंड के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है ना, वो एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। तो इसलिए रॉड को आप पकड़ के हाथ से एंड के अबाउट घुमाने की कोशिश करोगे तो बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे आपको, सेंटर के अबाउट इजिली घुमा लोगे, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी को मेजर करता है कि कितना रेसिस्टेंस वो रोटेशन को ऑफर कर रहा है। तो ये सेकंड आ गया, ऐसे इसी में थर्ड फॉर्मूला रॉड का ही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, है ना, अबाउट थिन रॉड about an axis passes through its end and making an angle theta with axis, angle theta with rod, एक्सेस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, अब तक सब में मैंने परपेंडिकुलर लिया था, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ रॉड, डायग्राम बनाऊंगा तो आप ज्यादा समझ जाओगे, है ना, कि विथ रॉड। तो सिंपल सा आपने ऐसा बोला कि एक्सेस तो ऐसे सीधी है ना, लेकिन रॉड जो है ना वो सीधा नहीं है, ये आपका रॉड किसी एंगल पे ऐसा है, परपेंडिकुलर नहीं है सर। अब तक तो सारा परपेंडिकुलर हम ले रहे थे, अब हम रॉड को इस तरह से ले लेते हैं, ये ऐसा रॉड है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये देखना है आपको, है ना, और ये एंगल इसने एक्सेस से थीटा बोला हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ध्यान रखना कि एक्स डिस्टेंस पे एक आप एलिमेंट ले लोगे और इस एलिमेंट का जो विड्थ हो जाएगा वो आपका dx ले लोगे और इसका मास आपका dm हो गया। तो प्रॉब्लम है ना कि हम इसमें ये नहीं लिख सकते कि इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है dm मास की, है ना, ये चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये x है तो ये डिस्टेंस x साइन थीटा हो जाएगी, तो हम di जब लिखेंगे तो हम ये लिख लेंगे कि भाई dm इंटू एक्स साइन थीटा का स्क्वायर, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें x नहीं है बल्कि वो क्या है, x का साइन कंपोनेंट है। तो आ गया, अब dm की वैल्यू पुट करके आप इसको इंटीग्रेट कर दो,
तो डीएम की जगह पे तो एम बाई एल है ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगी, है ना, कि डीएम की वैल्यू मैंने पुट कर दी एम बाई एल इंटू डी एक्स, है ना, क्योंकि डीएम की वैल्यू हर केस में यही तो होगी, एम बाई एल इंटू डी एक्स। एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, और लिमिट आपको पता है एक्स की लिमिट लेनी है, तो 0 से एल तक। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, तो वैसे ही आएगा जैसे इसमें आया था, तो इसके साथ एक साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, बेसिकली आपका एक साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये आपकी सारी चीज है ना। इसी में थीटा चेंज होता रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होती रहेगी। जब थीटा आप 0 पुट कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगी, है ना। इसी फॉर्मूले में अगर थीटा में 0 पुट कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगी, क्योंकि रॉड एक्सेस पे रख दिया ना हमने, और जब ये थीटा 90 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो देखो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि रॉड का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, डिपेंड करता है एक्सेस के रिस्पेक्ट में वो कैसे रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, बार बार ड्राइव थोड़ी करोगे, है ना, कि भाई ये फॉर्मूला ऐसे इसको याद रखना है ना। तो एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसको ट्राई करो जरा सा, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। हाँ, आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा ये नहीं है, नहीं 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 नहीं, इसको मत करो बेटा, इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप अननेसेसरी। ये मत करो सॉल्व क्वेश्चन, अभी इसको करना सही नहीं है। डोंट सॉल्व इट, क्योंकि अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाए वो सही नहीं है, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं ना।
चलो कोई नहीं, मैं आगे पढ़ा देता हूँ, फिर करते हैं क्वेश्चंस। आई थॉट कि वो वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये है नहीं उस तरह क्वेश्चन। हाँ, ये मैं खुद से देता हूँ आपको मैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन हम ऐसा कर सकते हैं कि ये आपका एक्सेस है ना, और एक रॉड इस तरह से रखा हुआ है ना, रॉड का लेंथ एल है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, है ना, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड of length L and mass M, है ना, और ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, एक्सिस passes through its center। हाँ, नवी आई आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लेता हूँ मैं से। हाँ, सही आपका आंसर है, ठीक है, आंसर बता रहे हो।
ठीक है, सही बनाया हमने। देखो कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला सीधे आप लिख लोगे। जैसे एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 × sin² थीटा था ना, तो सेंटर के अबाउट है, ये आपको हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 × sin² थीटा। सेंटर से पास हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें इतना सोचना क्या है। एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 × sin² थीटा, तो बस वैल्यूज पुट कर दो आप। तो आई की वैल्यू हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 12 और sin 60 का होल स्क्वायर। तो sin 60 आपका √3/2 होता है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आपका 3/4 हो जाएगा। मतलब आंसर जो आएगा वो एम एल स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द एम एल स्क्वायर बाई 16। ये हम कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, उससे सब चीजें आपकी क्लैरिफाई हो जाएंगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको भी मेरे पास एज ए वो वर्ड्स में नहीं है, लेकिन मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ, ये मुझे अचानक से ही याद आ गया। वाली शीट की बेटा आप लोगों ने, ये मैंने भेजी थी 25 क्वेश्चंस की, बताओ किया है? हाँ, कर लेना जब। सर मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है। हाँ, थोड़ा सा है ना, उसको कर लेना एक बार जब भी आपको टाइम मिले तो। हो रहे हैं क्वेश्चंस के, एक बार उसको ट्राई कर लेना जब भी आपको सर टाइम। हो तो रहा है पर थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, टाइम लगेगा उसमें, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसके कंसेप्ट यूज होंगे कई जगह पे। जो उन क्वेश्चन से आप कंसेप्ट डेवलप करोगे ना, वो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, है ना। तो यहाँ पे सपोज आपका कोई 4 रॉड से मिलके हमने एक स्क्वायर बना दिया, है ना, कि 4 रॉड से मिलके हमने क्या बना दिया, जैसे कि आपका एक स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस या एक्सिस वगैरह मत ड्रॉ करो आप इसमें, आपको एक ही एक्सिस बता देता हूँ मैं सिर्फ। यहां से एक्सिस पास हो रही है ऐसे इसके एंड से, दिस इज द एक्सिस, है ना, कि इसके एंड से एक एक्सिस पास हो रही है आपकी। यस, इसके एंड से क्या हो रही है, बेसिकली आपकी एक्सिस पास हो रही है ना। और हर जो रॉड है ना, 4 रॉड जो बने हुए हैं, इसका मास एम है, इसका ही मास एम है, इसका ही मास एम है, इसका ही मास एम है, और इसका ही मास एम है। और जो एक्सिस है उसको आप कोई एक्स एक्स डैश ले लो, और हर रॉड आइडेंटिकल है तो उसका लेंथ भी एल होगा, है ना। यू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट एक्स एक्स डैश कितना हो जाएगा।
इसमें सबका अलग अलग निकाल के ऐड कर देना है बस आपको, इस सबका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम ऐड कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है नव्य, आप तीनों पॉइंट समझ गए जो इस क्वेश्चन से डिलीवर हो रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसे, है ना। देखो क्या है, इसमें 4 रॉड हैं, तो जो पहला रॉड है वो तो एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। ये जो रॉड है इसके एंड से पास हो रही है एक्सिस, तो इसका ml² by 3 हो जाएगा। इसके भी एंड से पास हो रही है, तो इसका ml² by 3 हो जाएगा। और ये रॉड एक्सिस के पैरेलल है, जो रॉड एक्सिस के पैरेलल होता है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए पॉइंट मास की तरह ही हो जाएगा, ये ml² हो जाएगा। तो ये समझना है आपको इस क्वेश्चन में कि जो एक्सिस पे रखा हुआ है वो तो 0, जिसके एंड से एक्सिस पास हो रही है ml²by 3, जिसके एंड से पास हो रही है ml²by 3, और जो एक्सिस के पैरेलल है उसका पॉइंट मास जैसा होता है, बस सबको ऐड कर दो। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0 प्लस ml²by 3 प्लस ml²by 3 प्लस ml²। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आ जाएगा वो 5 ml²by 3 आ जाएगा। दैट्स द करेक्ट आंसर। हाँ, तो इसमें सारे कंसेप्ट जो मैंने आज बताया था ना, सब कुछ डिलीवर होगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफी है ना। आज तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़ा एक बड़ा टॉपिक होता है, तो इसी को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर से मिक्स हो जाएगा, है ना। आज तक के लेक्चर को आप रिवाइज, रोटेशन में एक चीज ध्यान रखना कि रोटेशनल मैकेनिक्स थोड़ा सा टफ चीज मानी जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत टफ चीज ये नहीं है, बशर्ते कि आप ये चीज फॉलो करो कि हर क्लास में आने से पहले ना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके आओ, है ना, कि रिवाइज प्रीवियस लेक्चर बिफोर द क्लास, बिफोर क्लास, क्योंकि वो कनेक्टेड चीजें होंगी ना, तो आप अगर रिवाइज करके आओगे तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे सारी चीजें, है ना। तो बहुत इजीली जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप समझ गए, वैसे बाकी चीजें भी समझ जाओगे, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय Thank you, sir. बाय।